नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात, आज की टीवी की जो सुर्खियाँ या फिर आज की जो सोशल मीडिया की अहम खबरें हैं, फैक्ट न्यूज़ हैं, उनके बारे में बताएंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो है कि कल 25 करोड़ कर्मचारी करेंगे भारत बंद और बिहार में महागठबंधन भी करेगा चक्का जाम। वहीं जो दूसरी खबर है वो ये कि निशिकांत दुबे के बयान पर भड़के उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा है कि ऐसे लकड़बग्गे सद्भाव बिगाड़ रहे हैं। और साथ ही जो तीसरी खबर वो ये है कि बिहार वहाँ पे ओवैसी की चाल में फंस के लालू और राहुल नहीं निकाल पा रहे समाधान, पशुपेश महागठबंधन। और जो आज की चौथी और आखिरी खबर वो ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किया नामित, बोले आप इसके हकदार। इन सब टॉपिक्स पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी आपका खैर मकदम रिदा खानम। रिदा, सबसे पहली खबर जो है वो ये कि देश भर में कल जो है यानी बुधवार को 9 जुलाई को 25 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक जो नीतियां हैं उनके खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। इस देशव्यापी हड़ताल व भारत बंद का बड़ा असर दिखाई दे सकता है, जिससे करोड़ों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। यही नहीं, 9 जुलाई को बिहार में विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन ने भी चक्का जाम बुलाया। इस चक्का जाम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और जिस हिसाब से बिहार में चुनाव है और जिस हिसाब से अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो हमने बोला कि कॉरपोरेट समर्थक, किसान विरोधी और मजदूर विरोधी जो सरकार की नीतियाँ उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट होगा उसमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है आम इंसान को जो रोज़ ऑफिस जाने आने वाला होता है, रोज़ सामान खरीदने वाला होता है। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस हड़ताल का आह्वान जो है 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगियों के एक मंच ने किया है। इसमें बैंकिंग, बीमा, पोस्टल, कोयला खनन, राजमार्ग निर्माण यहाँ तक कि कई राज्यों में राज्य परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सेवाएं बाधित होने की संभावना जाहिर हो सकती है। वहीं पर कर्मचारियों के भारत बंद में यूनियनों ने AITUC, HMS, CITU, INTUS और TUCC सेवा, AICTU, LPF और UTUC शामिल हैं। वहीं RSS से संबंध भारतीय मजदूर संघ इस फोरम का हिस्सा नहीं होगा। और वहीं पर बता दें कि आपने बिहार की बात करी यासिर, तो बिहार में इस वक्त चल रहा है SIR, जिससे संबंधित ये है कि अगर आपके पास वो दस्तावेज हैं जो आपके जन्म से लेकर अभी तक आपके पास हैं, जिस तरह से जो आपने बोला कि जो है वोट पड़ने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप किसी भी तरह से बाध्य नहीं होंगे कि आप जो है वहाँ पर अपना चुनाव दे सकें, अपना मत दे सकें और आप किसी भी पार्टी के हक में अपना मत प्रदान कर सकें। और वहीं पर जो हम बात कर रहे हैं कि बंद होने वाला है, जो बंद करने वाले हैं प्रदर्शनकारियों ने, और उसमें यूनियनों का कहना है कि उन्होंने पहले ही श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा था, लेकिन इसमें कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई है। और वहीं पर कहा जा रहा है कि इसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे और कई सारे नेता जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे और इससे कई सारी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, क्योंकि लोग जाते हैं मजदूरी करने जाते हैं लोग, और कुछ लोग कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, कुछ लोग कहीं भी काम करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर ये सारी चीज़ें सरकार के सामने नहीं रखी जाएंगी तो कहीं ना कहीं सरकार जो है स्तब्ध हो जाएगी और कहीं ना कहीं वो सोई रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ एक तरफ से सही भी है कि जो है विपक्षी पार्टियां हैं या जो आम जनता है वो किसी के लिए इतना बड़ा कदम उठा रही हैं कि जो है उन्होंने बंद का आह्वान किया है। बिल्कुल से जिस हिसाब से बात की जा रही है कि बिहार में भी महागठबंधन जो है वो भी चक्का जाम करने वाला, उस चक्का जाम में राहुल गांधी के शामिल होने की उम्मीद है। और राहुल गांधी अगर शामिल होंगे तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और हो सकता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहाँ पे मौजूद हों। तो जिस हिसाब से चीज़ें कही जा रही हैं उसमें समाजवादी पार्टी के भी कुछ लीडर्स के बारे में कहा जा रहा है कि जो क्या बोलते हैं बिहार से सटे हुए जो एरियाज़ हैं वहाँ के आ सकते हैं। और महागठबंधन की जो ये चक्का जाम या रैली है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो सकती है। इसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले बिहार के चुनाव में इसका एक काफ़ी असर पड़ सकता है। जी, देखिए एक चीज़ और सामने आती है यासिर कि जो है
इसमें जो है जो एसआईआर का हम अगर जिक्र करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एक चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है जो बंद का आह्वान किया गया है वो एक तरह से सही है, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो एसआईआर का जो चलन आजकल चल रहा है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप वोट नहीं कर सकते। उसको तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरह से नोटबंदी हुई है उसी तरह से वोटबंदी हो रही है, क्योंकि लोग अब अपने मत का अधिकार ही जो उनका मत का अधिकार है वो उसका यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं और कहा जा रहा है कि अगर आपको ये चीज़ें करनी थी तो इसमें जो है पहले से इसका समय देना चाहिए था। अब 2-3 महीने बाकी बचे हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, घर घर जाकर जो है इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि आने वाले समय में 2-3 महीने में कुछ भी नहीं हो पाता है। अब देखिए कि अगर कहीं पर कोई हादसा हो जाता है, जैसे हम अहमदाबाद प्लेन क्रैश का अगर की बात करें तो वहाँ पर जो है जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन सरकार ने जो है समय मांगा और कहा कि 3 महीने के बाद उसकी रिपोर्ट आएगी। अब देखिए एक रिपोर्ट आने में, एक जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें 200 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उसकी रिपोर्ट आने में 3 महीने लगेंगे। वहीं पर बिहार की अगर बात करें तो बिहार इतना बड़ा राज्य है, काफ़ी जनसंख्या वाला राज्य है, और उसमें अब जो है 2-3 महीने में वोटिंग होने वाली है। अब 2-3 महीने पहले कहा गया है कि आप अपने प्रपत्र जारी कीजिए, प्रपत्र दिखाइए, नहीं तो आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। ये कहाँ से संभव होगा? बिल्कुल सर, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी जो है इसका विरोध कर रही। कल भी हमने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी भी इलेक्शन कमीशन के पास गया और वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की बाद में आके कहा कि 2024 में जिन लोगों ने वोट दिया है वो उन लोगों का वोट अब मान्य बता रहे हैं, बट अब वो वोट नहीं दे सकते क्योंकि वो अपने पहले जो है पूरा चीज़ें एसआईआर के थ्रू जब वो वेरीफाई हो जाएंगे तभी वोट देंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2024 में जिन लोगों ने वोट दिया था वो भी अमान्य होगा। आप जो है मतलब अगर इस तरह की बात करें, फिर एक तरफ ये भी चीज़ें हैं कि देश की जो सरकार है वो एक तरफ 1 नेशन 1 इलेक्शन लाना चाह रही है। अब आप ये देखिए कि अभी आपने खुद ही जिक्र किया इस बात का कि एक प्लेन क्रैश हुआ जिसकी रिपोर्ट 3 महीने के बाद दी जाएगी, सरकार की तरफ से कहा गया, लेकिन वहीं जहां 3 महीने के बाद इलेक्शंस होने हैं वहां पे एसआईआर के थ्रू जो है लोगों को एक लेटर दिया जाएगा कि वो पात्र हैं कि नहीं वोट डालने के। ये सारी चीज़ें चल रही। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन में एक बार में सारा चुनाव करा लेंगे? इससे पहले भी हमने बात की कि जब 2 जगह का चुनाव एक साथ होना होता है तो आप कहते हैं नहीं थोड़ा टाइम ले करके चुनाव कराएंगे, तो जब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो आप किस तरह कराएंगे? वही जो दूसरी बात है वो ये कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त बिहार में गहमा गहमी चली, उसी बीच खबर ये भी आ रही कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अपनी चरम पर पहुँच गई है। आरजेडी और कांग्रेस के सामने अब क्या बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसकी उलझन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये कहा जा रहा है कि कल जिस हिसाब से अभी हमने बात की कि राहुल गांधी बिहार जाएंगे, तो शायद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार जा करके असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने जो उनको लेटर दिया था कि आप हमको अपने गठबंधन में शामिल कर लीजिए और उससे जो है जो वोट इधर उधर होता है वो बच जाएगा। तो अब ये देखना है कि कल जो है इस पे चर्चा होगी कि नहीं, और जिस हिसाब से उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बिहार में इससे पहले हमने देखा है कि ओवैसी ने 5 सीटें जीती थी। वो बात अलग है कि बाद में जो है उनके 4 एमएलए चले गए थे, बट फिर भी 5 सीटें जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अब इससे ये भी देखा जा रहा है कि किस हिसाब से बातचीत होगी, क्योंकि कल राहुल गांधी वहाँ मौजूद होंगे, तेजस्वी यादव वहाँ मौजूद होंगे, और भी हो सकता है गठबंधन दल के वहाँ के लोग वहाँ पे मौजूद हों, महागठबंधन के। तो अब क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या इस चीज़ में हामी भरी जा सकती है, या फिर कल फाइनल कर दिया जाएगा कि आपको नहीं गठबंधन करना है या फिर इस गठबंधन में आना है? जी, तो सबसे पहले बात करते हैं यासिर, आपने एक बात बोली थी उससे पहले, सॉरी माफ़ी चाहती हूँ, कि आपने एक बात बोली थी कि अगर इससे पहले जो एसआईआर की बात हम कर रहे थे कि अगर इससे पहले जो वोट पड़े हैं तो वो अमान्य होंगे। वहीं पर अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में जब रेखा गुप्ता की सरकार आई थी तब उन्होंने कई बड़े बड़े वादे किए थे कि हम झुग्गी झोपड़ियों की जगह अच्छे एक मकान, सुव्यवस्थित मकान बना कर देंगे जहाँ पर गरीब जो हैं आसानी से रह सकें और अपना जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन अब वही गरीब दर दर भटकने के लिए मारे मारे घूम रहे हैं और कहीं कहीं जो है जो मकान है वो तोड़े जा रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि बटला हाउस में भी कई सारे मकानों पर एक चस्पा कर दिया गया है कि वहाँ नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि वहाँ पर मकान तोड़े जाएंगे, और वहाँ के लोग भी अब रो रहे हैं। उनका भी कहना है कि हमने रेखा गुप्ता को लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन वहीं रेखा गुप्ता उन्हीं लोगों के वोट से आज सीएम बनी बैठी हैं जिन लोगों
को अभी वो घर से बेघर कर रही हैं। झुग्गी झोपड़ियों की अगर बात करें तो झुग्गी झोपड़ियों वालों ने भी उनको वोट दिया है, लेकिन अब जो है उनकी झुग्गी झोपड़ी तोड़कर वो वहाँ पर जो है अतिक्रमण का नाम लेकर चला रही हैं, बुलडोज़र चला रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनका वोट भी अमान्य हुआ। कहीं ना कहीं अगर वो सीएम बनी बैठी हैं, जिन लोगों की वजह से वो सीएम बनी हैं, तो उनका वोट कहीं ना कहीं उनको जो है रास्ते पर ला सकता है। बिल्कुल क्योंकि सही बात। उन्होंने जिस तरह से लोगों से वादे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, उन्होंने गैस सिलेंडर का भी वादा किया था। उन्होंने जो एक योजना रहती है जिसमें महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात कही थी, वो भी उनसे भी वो कहीं ना कहीं मुकर गई। अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, तो असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में पिछले जो दफ़ा जो चुनाव हुए थे उसमें चुनाव लड़ा था उनकी पार्टी ने, और वहाँ पर उन्होंने 5 सीटों पर जो है जीत हासिल की थी। और उसके बाद जब 5 सीटों पर जीत हासिल की, उसके बाद 4 एमएलए जो है उनके जो है आरजेडी में चले गए और 1 एमएलए उनके पास रहे। और वहीं पर अभी बात करते हैं जिस तरह से उन्होंने एक जो लेटर लिखा था कि हमें जो है गठबंधन में शामिल कर लिया जाए, लेकिन गठबंधन के नेताओं का कहना है कि अगर ओवैसी अगर हमारे साथ आ गए तो कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है खिसक जाएगा। और कई दूसरे जो है रणनीतिकार हैं, जो राजनीतिकार हैं, उनका कहना है कि ओवैसी जो इस वक्त मांग कर रहे हैं कि हम गठबंधन में आएंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी एक चाल है, क्योंकि वो जो है भाजपा को जिताना चाहते हैं। क्योंकि उन पर हमेशा से इल्ज़ाम लगता है कि वो जो है भाजपा की बी टीम है, लेकिन वो हमेशा से इससे इनकार करते हैं। अगर एक चीज़ ये है यासिर, अगर जो है आरजेडी या जो विपक्षी पार्टियां हैं जो ओवैसी को कहती हैं कि भाजपा की बी टीम है, एक और नेता हैं बिहार के मुकेश साहनी, आज तक वो जो है वहीं पर जो है जी वीआईपी उनकी पार्टी का नाम है, वो जो है तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर बात करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं वोट काटते हैं ना आपके। देखिए, जिस हिसाब से आप बिहार की बात कर रही हैं और बीजेपी की बी टीम की बात कर रही हैं, तो ये इल्ज़ाम जो है हर पार्टी एक दूसरे पे लगाते हैं। जिस तरह अभी प्रशांत किशोर को भी आप देखें वहाँ पे, तो यही कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी ने खड़ा किया है। उसी तरह से जिस तरह से केजरीवाल को कहा जाता था कि केजरीवाल बी टीम है, हालांकि अब उनको ले करके बहुत सारे रणनीतिकारों का ये भी कहना है कि जिस हिसाब से केजरीवाल को बीजेपी की तरफ से एक मोहरा बना के खड़ा किया गया था, बाद में उन्होंने उन्हीं की जो है क्या बोलते हैं जो रणनीतियाँ थी उनको गलत साबित किया, जिसकी वजह से आज वो सत्ता से बाहर है। लेकिन जिस हिसाब से बी टीम की बात कही जाती है, सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए कि जो क्षेत्रीय पार्टियाँ होती हैं, क्षेत्रीय पार्टियाँ कुछ बड़ी बड़ी होती हैं। जिस तरह हम बात करें बिहार की, तो बिहार में आरजेडी है, जेडीयू है और वहाँ की 2-3 पार्टियाँ, लेकिन उससे अलग भी कुछ पार्टियाँ होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं। उन पार्टियों का भी महत्व बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह आप देखिए कि ओपी राजभर की जो पार्टी है उत्तर प्रदेश में, आज वो मिनिस्टर बने बैठे हुए हैं, हालांकि उनके उतने ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन फिर भी जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, जो मतलब क्षेत्रीय पार्टियां तो बड़ी हो गई, जो क्षेत्रीय छोटी पार्टियां होती हैं उनका भी सरकार के साथ या फिर उस प्रदेश में एक बड़ा महत्व होता है, और वो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, और वो जब अपना टिकट बांटते हैं तो एक हिसाब से दे करके टिकट बांटते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से जो है बी टीम का जो आरोप लगाया जाता है, एक दूसरे पे लगाया जाता है, वही जिस हिसाब से अभी ओवैसी की पे ये आरोप लगाया जाता है कि उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, और वैसे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अगर हमारी पार्टी बीजेपी की बी टीम है तो फिर कांग्रेस भी बीजेपी की बी टीम हुई, या फिर अगर बात की जाए शिवसेना यूबीटी की तो वो भी बीजेपी की बी टीम हुई, क्योंकि और फिर अगर बात की जाए एनसीपी की तो वो भी बीजेपी की बी टीम हुई, जो इस वक्त क्या बोलते शरद पवार इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, लेकिन इससे आम जनता को क्या फ़ायदे हो रहे हैं? आप बीजेपी की बी टीम हैं, आप बीजेपी की सी टीम हैं, या आप जो भी हैं, इससे आम जनता को फ़ायदे होने चाहिए। अभी आप देखिए कि कल बिहार में जो है कुछ लोगों को गोली मार दी गई, 5 लोगों को, उससे पहले एक बड़े कारोबारी थे उनको गोली मार दी गई। देश में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। अभी बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम में भी आप देखिए कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं, लोग बह जा रहे हैं, उन सब चीज़ों पे किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान है सिर्फ कि हम वोट किस तरह हासिल करें और हम यहाँ पे सत्ता में आ जाएं, हमारा वोट शेयर बढ़ जाए, हमारी सीटें बढ़ जाएं, लेकिन आम जनता की जो चीज़ें उन पर बात नहीं होती। अगर हम बात करते हैं अब आगे, तो एक बहुत ही बड़ी खबर अभी अमेरिका से है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। दरअसल गाजा में संघर्ष विराम की कोशिशों के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में डिनर पर मुलाकात के दौरान उन्होंने ट्रंप को बताया, साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार समिति को भेजे गए पत्र को भी भेंट किया है। जी,
आपने जो बात की उस पर मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर हंसी आ रही है कि एक आतंकी ने दूसरे आतंकी को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो लोग जो दूसरों पर जुल्म कर रहे हैं, जो दूसरों पर कई सालों से जुल्म ढा रहे हैं, मासूम बच्चों को, मासूम खातिनों को, मासूम लोगों को मार रहे हैं, उस देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो है नॉमिनेट कर रहा है। और वहीं पर बात करते हैं ट्रम्प की, तो ट्रम्प जो है एक ऐसे शख्स है, वो अपनी जहां पर उनको अपना जो है कई बार फ़ायदा दिखाई देता है, वो वहां चले जाते हैं। अब उनका नेतन्याहू से फ़ायदा है, क्योंकि उनके जो यहूदी वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसक जाएगा अगर वो उनसे अलग हो जाएंगे। जिस तरह से अगर ईरान ने अभी हमला किया था, उसके बाद अमेरिका ने भी एक हमला किया था, लेकिन उसके पलटवार में ईरान ने उनके जो है एयरबेस पर हमला किया। और वहीं पर ट्रम्प जो है एक दुम हिलाते हुए कुत्ते की तरह बैठ गया कि नहीं, जो है यहाँ पर जो है शांति करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रम्प को दिख रहा था कि यहाँ पर मेरा जो है नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट उसके एयरबेस पर हमला किया था। लेकिन अगर बात करते हैं नेतन्याहू की, नेतन्याहू एक ऐसा शख्स है जिसने जो है अभी तक गाज़ा के लोगों को हर चीज़ के लिए तरसाया है, उन पर बमबारी की है, उनको मारा है, और अभी जो है वो खाने के लिए उनको तरसा रहा है। और एक ऐसा प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति को जो है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और वहीं पर बात करते हैं कि ट्रम्प के लिए, तो ट्रम्प को पिछले दिनों जो है उन्होंने एक पाकिस्तान की जो नेता है, जो पाकिस्तान की जो एक नेता हैं असीम मुनीर, उनको जो है सॉरी नौसेना के सेना के प्रमुख हैं, उनको जो है लंच पर बुलाया था और उनको जो है वहाँ पर कहा था कि जो है ये मुझे है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करेंगे। बिल्कुल सही। और जिस हिसाब से आप देखिए कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई थी। लेकिन जिस हिसाब से ट्रम्प ने और आज भी जो अभी हम आपको खबर बता रहे, इसमें भी ट्रम्प ने इस बात को फिर से बोला है कि हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो युद्ध था, वार था, वो रुकवा दी है, और उसमें सिर्फ व्यापारिक जो संबंध है उसकी वजह से वार रुकी है कि हम व्यापार कर सकें। और उसके बाद फिर ट्रम्प ने जो है जब उन्होंने वो भेजा हुआ पत्र लिखा है, तो ट्रम्प ने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत सार्थक हूँ। जिस हिसाब से आपने बात की कि गाज़ा में जो चीज़ें हो रही हैं, अभी एक खबर ये सामने आई कि इजराइल के लोगों ने बोला है कि गाज़ा में कोई भी मासूम नहीं है, सारे लोग जितने भी हैं वहाँ पे वो सब सिर्फ जो है जंग करने वाले लोग हैं। अभी आप देखिए कि मासूम कौन है और जंग करने वाला कौन है। जब गाज़ा में अटैक हुआ तो गाज़ा के लोगों कितने लोगों की मौत हो चुकी है, उसमें बच्चे, महिलाएं शामिल हैं, बुजुर्ग शामिल हैं। अभी भी आप देखिए कि वो जो घर थे वो खंडर बनने पड़े हुए हैं। लेकिन वही जब इजराइल पे अटैक हुआ, ईरान ने किया था, तो आप देखिए वहाँ के हालात क्या थे। वहाँ के लोग बंकर में छुपे हुए थे, और उसके बाद जो चीज़ें सामने हैं वो सबके सामने कि किस तरह से उस जंग को रोका गया। एक तरफ देश के क्या बोलते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनको खुद जो है एक क्या बोलते हैं क्रिमिनल के तौर पर आतंकी घोषित किया गया है, और वो अब ट्रम्प को जा कर के एक वो दिखा रहे हैं लेटर कि नोबेल जो क्या बोलते हैं वो है, उसमें आपका नोबेल पुरस्कार समिति को भेजा गया जो लेटर है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने भी इसमें मांग कर दी। तो आप ये देखिए कि नेतन्याहू जो है ट्रम्प के साथ मिल करके गाज़ा में और भी कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वो अटैक कर रहे हैं, और ट्रम्प को उससे फ़ायदा भी हो रहा है। अब देखना ये है कि ट्रम्प को नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है या नहीं, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान ने भी उनका समर्थन किया। पाकिस्तान में भी आए दिन जो है इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। पाकिस्तान में बमबारियां हो जाती हैं, मस्जिद में बमबारियां होती हैं, पाकिस्तान की फ़ौज पे बमबारियां होती हैं। तो अब ऐसे देश अगर ट्रम्प के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की बात करते तो वाकई आपने सही कहा कि एक हंसी से आ जाती है कि एक देश जो अपने जो देश खुद भी अभी स्टेबल नहीं है ढंग से, उनके यहाँ कितनी गरीबी है, कितनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, और वो अगर किसी को शांति पुरस्कार दिया जा रहा है उनको, तो वो उसकी वकालत कर रहे हैं। हालांकि अभी देखा गया किस तरह से वहाँ पे आतंकी घुसे हुए थे, और जिस हिसाब से वहाँ पे खुद इतने हमले होते रहते, तो उससे तो कोई वो नहीं कर सकता है। मस्जिद में नमाज हो रही होती तो हमला हो जाता। आप कहते हैं हमारा मुल्क जो इस्लामिक मुल्क है, लेकिन मस्जिद में नमाज के दौरान हम वहाँ पे अटैक हो जाता है और कई मासूम लोगों की मौत हो जाती है। तो ये सब चीज़ें
कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मीडिया में या फिर इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें एक धक्का साबित हो रही, क्योंकि जो जो चीज़ें अभी चल रही हैं, अभी ट्रम्प ने ब्रिक्स के देशों को जो है कहा था कि हम आपको, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जो ईरान पे अटैक किया गया वो गलत था, तो उस पर उन्होंने टैरिफ की बात करी। तो सब चीज़ें आप देखिए कि जिसके पास पावर है वो अपनी पावर के हिसाब से चीज़ों को जो है चलाना चाहता है, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सब उसके साथ झुके रहते हैं। एक चीज़ और कहूँगी यासिर, जिस तरह से ट्रंप ने कहा है कि जो है जो नेतन्याहू है उन्होंने कहा है कि इनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है, वहीं पर उन्होंने ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत और पाक का युद्ध रुकवाया। अब ट्रंप को ये देखना चाहिए कि वो अपने ही देश में जिस तरह की घटनाएं उनके देश में हो रही हैं, अभी ही खबर आई है कि यूएस के फिलाडेल्फिया में एक इंसान ने, एक व्यक्ति ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वो अपने ही देश में इस तरह की घटनाएं नहीं रोक पा रहे हैं, वो दूसरे देशों में युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं। देखिए अमेरिका में इस तरह घटनाएं होती रहती हैं और ये कोई नई घटना नहीं है, लेकिन जब आप अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते ना, क्योंकि आपका गिरेबान जो है यहाँ पे टाई लगी हुई है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको आज के न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया। ऐसे ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े थे, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और हमारे साथी रिदा खानम को दो इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।